गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चनों को देखेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 4 या 5 बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन क्वेश्चनों को आप देखिए और अच्छी तरह से इनको तैयार कर लीजिए, क्योंकि हिंदी के पेपर में सबसे बड़ी बात यही होती है कि जो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे उसमें 20 से 20 मार्क्स कैसे लाए जाएं, 20 में 20 नंबर कैसे लाए जाएं। इसका कोई फिक्स टॉपिक नहीं होता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है बेटा, तो इसका एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पी की हमें प्रैक्टिस होना चाहिए ताकि हमारे जो 20 नंबर के बहुविकल्पी क्वेश्चन है ये बिल्कुल सही वहाँ हों। बात करते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको पढ़ने चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेटा। देखिए पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई। इनमें से कौन सी रचना है जो पद्माकर द्वारा लिखी गई है। रसराज, कवि प्रिया, गंगा लहरी, शिवा बाबनी। तो याद रखना बेटा, गंगा लहरी जो है वो पद्माकर जी द्वारा लिखी गई। गंगा लहरी किसके द्वारा लिखी गई बेटा? पद्माकर जी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। घोर वैराग्य शक्तिता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, समाज की यथार्थवादी चित्रण, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। तो समाज की यथार्थवादी चित्रण जो था ये प्रयोगवाद की विशेषता थी। प्रयोगवाद की विशेषता क्या थी बेटा? समाज का यथार्थवादी चित्रण। अगला क्वेश्चन है बेटा, भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है। भारतेंदु युग को हम किस काल के अंतर्गत लाते हैं? भक्ति काल, आधुनिक काल, रीत काल या आदिकाल। तो याद रखना बेटा, भारतेंदु युग जो है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है बेटा? आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। अगला है, रीत ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं। जो रीत ग्रंथ है वो कितने रूपों में मिलते हैं? 3, 2, 4, 5। तो याद रखना बेटा, रीत ग्रंथ जो है वो हमें 2 रूपों में मिलते हैं। रीत ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं बेटा? 2 रूपों में हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमकुम किस विधा की रचना है। जो कुमकुम है वो किस विधा की रचना है? कविता संग्रह है, नाटक है, निबंध है, एक गद्य काव्य है। तो याद रखना बेटा, कुमकुम की अगर बात करते हैं तो कुमकुम हमारा कविता संग्रह है। कुमकुम हमारा क्या है बेटा? कविता संग्रह है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, अज्ञेय या राम नरेश त्रिपाठी। तो याद रखना बेटा, आंगन के द्वार के रचयिता हैं अज्ञेय। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है बेटा? अज्ञेय जी हैं, हमारे अज्ञेय जी हैं इसके रचयिता। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रगतिवादी युग की कालावधि या समयावधि है। तो प्रगतिवादी युग की कालावधि कितनी से कितना है बेटा? ये आपको बताना। 1936 ईस्वी से लेकर के 1943 ईस्वी, 1950 ईस्वी से 1900 ईस्वी, 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी या 1953 ईस्वी से 1960 ईस्वी। तो याद रखना बेटा, प्रगतिवादी युग की कालावधि है 1936 से लेकर के 1943 ईस्वी तक हम लोग इसकी कालावधि मानते हैं। नेक्स्ट है, छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है। कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन है? यशपाल जी हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं, वृंदावन लाल वर्मा जी है या भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो याद रखना बेटा, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं आपके राम कुमार वर्मा जी। कौन है बेटा? राम कुमार वर्मा जी हमारे छायावाद के प्रमुख लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, निम्न में से रीत काल की प्रवृत्तियां कौन सी हैं। निम्न में से रीत काल की प्रवृत्तियां कौन सी हैं? श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, देश प्रेम की भावना, का व खा दोनों। निम्न में से रीत काल की प्रवृत्तियां। तो याद रखना, रीत काल में क्या था बेटा? श्रृंगार रस की प्रधानता थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। रीत काल की प्रवृत्तियां कौन सी थी बेटा? श्रृंगार रस की प्रधानता थी। अगला है, छायावाद। निम्न में से छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी? छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं, मुक्त प्रतीक चित्रण, कविता में हास्य और व्यंग के पुट का समावेश, श्रृंगार और प्रेम वेदना, प्रकृति का मानवीकरण। तो याद रखना बेटा, छायावाद युग में श्रृंगार और प्रेम वेदना 2 प्रमुख उसकी विशेषताएं थी। श्रृंगार और प्रेम वेदना, श्रृंगार और प्रेम वेदना। देखिए क्वेश्चनों को थोड़ा तेज इसलिए कराया जाता है बेटा ताकि आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, क्योंकि पेपर के ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 2 से 4 दिन आपका समय है और मैं चाहता हूं कि आप उस समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कराएं। मैं कई वीडियो लेक्चरों में देखता हूं कि 4-4, 10-10 क्वेश्चन कराते हैं, लगभग 1.5-1.5, 2-2 घंटे बच्चों का वो लोग पूरा बर्बाद कर देते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा सके ताकि आपका रिवीजन जो है सुपर फास्ट तरीके से चले। ऐसा ना हो कि पता चला कि मैंने 2 घंटे क्लास बनाई है और उसमें केवल आपको 20 क्वेश्चन ही करा पाया हूँ। तो जो रफ्तार है वो आपके लिए बेनिफिट के लिए मैं करा रहा हूँ, मैं भी धीरे धीरे करा सकता हूँ, समय आपका खराब कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रहे हमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करना है ताकि
ताकि बोर्ड के एग्जाम में हमारे अच्छे से अच्छे मार्क्स, और इस बार जो मेरा टारगेट है कि आपके हिंदी में 100 मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि 95, 96, 97, 98 तक तो हमारे मार्क्स आ चुके हैं, लेकिन इस बार मेरी पूरी कोशिश होगी कि हिंदी में मेरा कोई ना कोई बच्चा 100 मार्क्स जरूर लाए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बेटा, पलाश वन के रचनाकार हैं। पलाश वन के रचनाकार कौन है? भूषण है, श्रीधर पाठक हैं, नरेंद्र शर्मा हैं या मीराबाई हैं? तो याद रखना बेटा, पलाश वन के रचनाकार है नरेंद्र शर्मा। पलाश वन के रचनाकार कौन है बेटा? नरेंद्र शर्मा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से छायावाद युग के कवि हैं। निम्न में से छायावाद युग के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, दादू दयाल, नरेंद्र शर्मा या कुतुबन? तो याद रखना बेटा, छायावाद युग के जो कवि हैं वो है हमारे सुमित्रा नंदन पंत। वो कौन है बेटा? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1991 में, 1943 में, 1962 में, 1979 में? तो याद रखना बेटा, तीसरा सप्तक आपका 1962 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था बेटा? 1962 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? बिहारी हैं, नरोत्तम दास हैं, जगतिक हैं या भूषण है? तो याद रखना, छत्रसाल दशक के रचनाकार आपके भूषण जी हैं। कौन है बेटा? भूषण जी हमारे छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रीत मुक्त काव्य धारा के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। रीत मुक्त काव्य धारा के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखना है। घनानंद, बोधा ठाकुर, सारंगधर, का और खा दोनों? तो याद रखना बेटा, रीत मुक्त काव्य धारा के दो कवि घनानंद और बोधा ठाकुर थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। घनानंद और बोधा ठाकुर दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने बेटा, प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं कौन सी हैं? प्रगतिवादी युग की दो विशेषताएं कौन सी हैं? सौंदर्य भावना, करुणा तथा नैराग्य की भावना, मानवतावादी प्रवृत्ति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना? तो याद रखना बेटा, प्रगतिवादी युग की जो विशेषता थी वो थी मानवतावादी प्रवृत्ति, मानवतावादी प्रवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। राम कुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंध काव्य कौन सा है? आंसू है, उत्तरायण है, यामा है, चौखे, चौबदे? तो याद रखना बेटा, राम कुमार वर्मा द्वारा जो रचित प्रबंध काव्य है वो आपका कौन सा है? राम कुमार वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? राम कुमार वर्मा के द्वारा। तो उत्तरायण है। कौन है बेटा? उत्तरायण जो है राम कुमार वर्मा के द्वारा रचित प्रबंध महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है। ठीक है, प्रबंध काव्य कौन सा है? उत्तरायण है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ललित ललाम के रचयिता हैं। ललित ललाम के रचयिता कौन है? पद्माकर हैं, भूषण है, मतीराम है या बिहारी हैं? तो याद रखना बेटा, ललित ललाम के रचनाकार रचयिता हैं मतीराम। ललित ललाम के रचयिता कौन है बेटा? मतीराम है। अगला है, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो देखिए, आचार्य केशवदास, आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य देव या फिर आपके भिखारी दास, या फिर आपके क्या बेटा? भिखारी दास। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा आपका, इसके आपके प्रमुख रचनाकार कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 19। तो इसके आपके रचनाकार हैं बेटा आचार्य केशवदास। कौन है बेटा? आचार्य केशवदास। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे? निबंधकार थे, गद्य गीतकार थे, आलोचक थे या कवि थे? तो याद रखना बेटा, राय कृष्णदास जो थे वो हमारे बेटा निबंधकार थे। वो कौन थे बेटा? निबंधकार थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? 1850 से, 1900 से, 1938 से या 1919 से? तो याद रखना बेटा, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास जो है बेटा वो 1850 से स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था बेटा? 1850 से हम लोग मानते हैं कि वास्तविक इतिहास आपका जो हिंदी का चला था वो कब से चला था? 1850 से चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन सी हैं बेटा? मर्यादा और हंस, सुधा और हंस, छाया और प्रभा या सरस्वती? तो याद रखना बेटा, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा जो संपादित पत्रिका थी उसका नाम था बेटा सरस्वती। उसका नाम क्या था बेटा? सरस्वती था, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, सूरज का सातवां घोड़ा
हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? सूरज का सातवां घोड़ा जो है वो हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध है, डायरी है, उपन्यास है या कविता है? तो याद रखना बेटा, सूरज का जो सातवां घोड़ा है ये आपका एक उपन्यास है। ये आपका क्या है बेटा? एक उपन्यास है। एक हमारा क्या है बेटा? उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम लोग बात करें तो बोल रहा है बेटा, भागवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? भागवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठा आम, दृष्टिकोण, ठेले पर हिमालय, नदी के द्वीप। तो याद रखना बेटा, भागवत शरण उपाध्याय द्वारा जो रचित निबंध है वो है बेटा नदी, वो आपका है बेटा नदी के द्वीप। वो कौन सा है बेटा? नदी के द्वीप। अगला क्वेश्चन है, गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की है, प्रेमचंद की है, रामवृक्ष बेनीपुरी की है या महादेवी वर्मा की है? तो याद रखना बेटा, गेहूं और गुलाब जो है ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। किसकी रचना है बेटा? रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अगला है, तौलिए किस विधा पर आधारित है? तौलिए जो है वो किस विधा पर आधारित है? क्या है तौलिए? नाटक है, एकांकी है, निबंध है या कहानी? तो याद रखना बेटा, तौलिए हमारा एक एकांकी है। तौलिए हमारा एक क्या बेटा? एकांकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथाह सागर के लेखक हैं। अथाह सागर के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, जयनेन्द्र कुमार। तो याद रखना बेटा, अथाह सागर के लेखक हैं जयप्रकाश भारती। कौन है बेटा? जयप्रकाश भारती हमारे अथाह सागर के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? डॉक्टर नारायण, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना बेटा, शुक्ल युग के जो इतिहासकार है वो है बाबू गुलाब राय। वो कौन है बेटा? बाबू गुलाब राय हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, चतुर्सेन शास्त्री। तो याद रखना, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं हमारे बेटा विष्णु प्रभाकर। वो कौन है बेटा? विष्णु प्रभाकर जी हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए गोदान में तो लग ही गया है। गोदान किस युग का उपन्यास है? तो शुक्ल युग का है। ठीक है, आगे हम बात करें, यद प्लस अपि में संधि है। तो याद रखना, यद प्लस अपि में संधि कौन सी है? यद्यपि, यद्यापि, यद्यपि, यद्यपि। तो याद रखना, यद प्लस अपि में संधि है यद्यपि। कौन सी संधि है बेटा? यद्यपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधु शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन है। मधु शब्द के की तृतीय विभक्ति और एक वचन कौन सा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। मधुना, मधुना, मधुने, मधुनी। तो याद रखना, मधुना आपका मधु शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा, मधुना। नेक्स्ट है, पठिष्यसि रूप है पठ धातु का। पठिष्यस कौन सा रूप है पठ धातु का बेटा? लृट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो याद रखना बेटा, पठिष्यसि जो है पठ का लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी थे उनको मैंने इस क्वेश्चन में इस वीडियो में आपको कराने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।